तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन एकेडमी पे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1, ठीक है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम इसे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं। हमने कई दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए हमने वीडियो नहीं बना पाए थे। तो अब लगातार वीडियो चालू रहेगी, ठीक है। आप लोग एजुकेशन करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, हमारा फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, ठीक है। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया, हम पहले जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है वह क्रियाएं जिसमें एक या अनेक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनते हैं, ठीक है, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग कह रहे होंगे कुछ नहीं समझा। तो देखिए दोस्तों, जब एक या एक से अधिक प्रकार के पदार्थ मिलकर, ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे हमने लिया हाइड्रोजन, ठीक है, क्या लिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, जब ये क्रिया करेगी तो इधर क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब एक या एक से अधिक प्रकार के पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते, देखिए ये दोनों अभिक्रिया की और यहाँ पर एक नया पदार्थ बना, इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने कार्बन लिया प्लस ऑक्सीजन, जब ये क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इससे जल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने दो पदार्थ लिया और यहाँ पर एक नया पदार्थ बन गया, इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो आई होप रासायनिक अभिक्रिया आप समझ गए होंगे। तो हम अगला हेडिंग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए है अगला हेडिंग, अभिकारक और उत्पाद। अब अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा है रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक है। आप लोग को नहीं समझ आएगा, हम अभी समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई तो इसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं, इधर वाले पदार्थ, ठीक है, जो भाग लेते हैं, ठीक है, जिनसे अभिक्रिया हुई है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिकारक, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, अभिकारक, जो भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, जिनसे ये नया पदार्थ बना उन्हीं को हम अभिकारक कहते हैं। ओके, तो आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। और फिर देखिए यहाँ पर लिखा है और अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। अब इसको समझिए, मान लीजिए ये अभिक्रिया हुई तो इसमें जो पदार्थ, मतलब ये जो अभिकारक थे इन्होंने जो भाग लिया, इसके बाद जो नया पदार्थ बना ये क्या कहलाएगा, उत्पाद, जो बना है, ठीक है, अभिक्रिया के बाद जो बना है वो उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। तो ये उत्पाद हो गया। अब हम अपनी अगली हेडिंग देखते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद आप लोग समझ गए होंगे, रासायनिक अभिक्रिया भी आप समझ गए। तो अब हम अपने अगली हेडिंग को देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको बड़े इजीली तरीके से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके कई परीक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्न परीक्षणों द्वारा परीक्षणों द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है। तो जैसे पहला पहचान क्या है, गैस का निकलना, ठीक है। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें से गैस भी निकल सकता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं में गैस निकलने की अभिलक्षणित होती हैं, ठीक है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ये गैस निकलने से अभिलक्षणित होती हैं, यानी कि दिखाई देती है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें से गैस निकलता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे जब हम बेकिंग सोडा में सेट्रिक अम्ल, बेकिंग सोडा, ठीक है, जो सोडा खाने वाला सोडा होता है उसमें सेट्रिक अम्ल वो होता है, ठीक है। सेट्रिक अम्ल वो होता है जैसे नींबू का रस होता है, उसमें सेट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। जब हम मिलाते हैं तो CO2 गैस निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो गैस का निकलना भी रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है, ठीक है। अब हम अपने अगले लक्षण को देखते हैं। तो जो हमारा अगला लक्षण है, ठीक है, तो वो है ताप में परिवर्तन, ठीक है, ताप में परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे कि यदि बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बाजार में बिना बुझा हुआ चूना मिलता है तो उसको अगर जल में हम डालते हैं तो बहुत तेज ऊष्मा फेंकता है, ठीक है, ऊष्मा फेंकता है तो उसमें ताप में परिवर्तन होता है, ठीक है। आप लोग घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से बहुत ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होता है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो हम अपने अगले हेडिंग्स को देखते हैं।
तो यहाँ पर हमारा अगला हेडिंग है रंग में परिवर्तन। ठीक है, तो कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें रंग में परिवर्तन होता है। तो कुछ रासायनिक क्रिया में रंग में परिवर्तन होता है, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट देखिए, जो जब कभी चोट वोट लग जाती है डॉक्टर उस पर मतलब नीला नीला होता है, उसको मतलब घाव पे लगा देते हैं। ठीक है, उसमें अगर हम सिट्रिक अम्ल मिलाते हैं, ठीक है, तो जब वो क्रिया करेगी तो उसका रंग बैगनी गायब हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब हम अगला अपना चौथे अवस्था को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चौथा है अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये हमारे कुछ 4 लक्षण हुए। ठीक है, ये हमारे कुछ 4 लक्षण हुए जो कि रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं। ठीक है, इसमें से कोई एक लक्षण भी रासायनिक अभिक्रिया में हो सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि चारों लक्षण ये रासायनिक अभिक्रिया में दिखाई दे, इसमें से कोई एक दिखाई दे तो आप लोग जान जाइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो अब हम अपनी अगली हेडिंग देखते हैं रासायनिक समीकरण। अभी तक हमने क्या जाना, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, अभिकारक उत्पाद, और देखिए रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने मतलब कैसे पहचाना जाता है ये जाना। अब हम देखते हैं अपने अगली हेडिंग को, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या है, चैप्टर ही था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। तो यहाँ पर लिखा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के बाद प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों के माध्यम से लिखना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब आप लोगों को नहीं समझ आया होगा तो हम अभी इजीली तरीके से समझाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, हमने अभिकारक बता दिया। ठीक है, जो अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, वही अभिकारक कहलाते हैं, तथा अभिक्रिया के बाद प्राप्त उत्पाद, ठीक है, उत्पाद भी हमने बता दिया। ठीक है, जो बनते हैं अभिक्रिया के बाद उनको प्रतीकों के माध्यम से एवं रासायनिक सूत्रों के माध्यम से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अभी हम बता देते हैं आपको। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये जब अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा जल। तो यहाँ पर ये हिंदी में लिखा है। ठीक है, ये हिंदी में लिखा है, तो इसको हम सूत्र एवं प्रतीकों के माध्यम से लिखते हैं, इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन O2। ठीक है, ये जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जल, यानी कि H2O। ठीक है, तो यही हो गया रासायनिक समीकरण। क्या हुआ, रासायनिक समीकरण। तो बस यही इसका मतलब है। ठीक है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं इसको। यह कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के बाद प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों के माध्यम से लिखना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो आप लोग समझ गए। तो हम अपनी अगली हेडिंग्स को देखते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने रासायनिक समीकरण जाना, तो हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका कारण है। तो यहाँ पर कारण क्या लिखा है, क्योंकि पदार्थ को न ही नष्ट किया जाता। आप लोगों ने क्लास 9th में आप लोगों ने, ठीक है, आपने द्रव्य अविनाशता का नियम पढ़ा होगा। तो द्रव्य अविनाशता का नियम क्या है कि ना ही पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो वही लिखा है, क्योंकि पदार्थ को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो इससे क्या, अब आप लोग सोच रहे होंगे इससे क्या ताल्लुकात है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर आगे लिखा है, अगर रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है तो अभिकारक और उत्पाद के परमाणु और उनके मोलों की विभिन्नता होगी। ठीक है, तो अगर जो रासायनिक समीकरण इक्वल नहीं है तो जो उधर अभिकारक होगा उत्पाद के जितना उधर उसके मोल होंगे उधर उत्पाद के मोल के बराबर नहीं होंगे, तो ये जो द्रव्य अविनाशता का नियम है वहाँ पर नहीं लागू होगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम समीकरण को इक्वल करते हैं। ठीक है, तो यही कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे लिखा है, अगर विभिन्नता होगी तो ये द्रव्य अविनाशता के नियम के विरुद्ध होगा। ठीक है, तो यही कारण है। देखो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए समीकरण देखिए इक्वल नहीं है। ठीक है, ये समीकरण इक्वल नहीं है। तो देखिए कैसे इक्वल नहीं है, इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 1। ठीक है, कुछ नहीं तो 1 होता है। ठीक है, इधर कितने परमाणु हैं, 2। ठीक है,
2 परमाणु हैं, ठीक है। इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2, इधर ऑक्सीजन के 1, तो ये इक्वल नहीं, तो इसको हम इक्वल करेंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2, तो यहाँ पर हम भी 2 लगाएंगे, ठीक है, 2 हैं, लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 लगाए तो हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु हो गए, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो फिर यहाँ पर 2 लगाएंगे, ठीक है। जब 2 लगाएंगे तो ये इससे भी, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, तो ये ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन फिर 4 हो गया, तो हम यहाँ पर 2 ना लगा के यहाँ पर 4 लगा देंगे। अब ये समीकरण इक्वल हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, ठीक है। तो ये हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द्रव अविनाशता का नियम लग गया। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के परमाणु 4, यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु 4, इधर ऑक्सीजन के परमाणु 2, इधर ऑक्सीजन के परमाणु 2, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, ठीक है। जब हम संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने हैं तो उनका महत्व हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उनसे बनने वाले पदार्थ के बारे में पता चलता है, ठीक है। अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं और उनसे जो उत्पाद बनते हैं उनके बारे में पता चलता है। दूसरा क्या है, ठीक है, क्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले तत्व या यौगिक के अणुओं के बारे में पता चलता है, ठीक है। जो तत्व होते हैं और या जो यौगिक बनते हैं उनके अणुओं के बारे में पता चलता है। अणु परमाणु तो आप लोग जानते होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। अगला क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। वही जो हमने द्रव्य अविनाशता का नियम बताया था वही है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, ठीक है। यदि कोई अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में तो उसका आयतन भी ज्ञात होता है, ठीक है। यदि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में तो उसका आयतन भी ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो ये 4-5 महत्व हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इसके आगे हम बताएंगे, आगे क्या है इसके हम देखते हैं। इधर हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।